साथियों, इस वीडियो से नए अध्याय की शुरुआत होती है। इस अध्याय में कई वीडियो बनेंगे जिसमें आप यह जान पाएंगे कि कैसे अंग्रेज़ों ने दौलत राव सिंधिया को मजबूर किया था सब्सिडियरी संधि पर दस्तखत करने को। साथियों, अंग्रेज़ों की दौलत राव सिंधिया के विरुद्ध युद्ध की तैयारी पूरी हो गई थी और 6 बड़ी बड़ी सेनाएं 6 और से महाराजा दौलत राव सिंधिया और राजा राघोजी भोंसले के इलाकों पर हमला करने के लिए तैयार की गई थी। सबसे नीचे दक्षिण में, जहां मैसूर की सरहद पेशवा और निज़ाम की सरहदों से मिलती थी, एक विशाल सेना जनरल स्टुअर्ट के अधीन थी, जिसमें मैसूर की सब्सिडियरी सेना भी शामिल थी। उससे कुछ ऊपर पूना के पास एक दूसरी विशाल सेना गवर्नर जनरल के छोटे भाई जनरल वेलेस्ली के अधीन थी, जिसमें पेशवा की नई सब्सिडियरी सेना खास थी। तीसरी सेना पूना से उत्तर पूर्व के कोने में औरंगाबाद के निकट कर्नल स्टीवेंसन के अधीन थी, जिसमें निज़ाम की ज़बरदस्त सब्सिडियरी सेना मुख्य थी। चौथी इन सबसे बड़ी सेना उत्तर में जनरल लेक के अधीन थी, जिसमें अवध की सब्सिडियरी सेना शामिल थी। पांचवीं सेना राजा राघोजी भोंसले के कटक प्रांत की सरहद पर गंजाम नामक स्थान में कर्नल कैंपबेल के अधीन थी, जिसमें बंगाल की सेना शामिल थी। और छठी सेना गुजरात में कर्नल मरे के अधीन थी, जिसमें गायकवाड़ की सब्सिडियरी सेना भी थी। इसमें से केवल गंजाम की सेना को छोड़कर बाकी पांचों सेनाएं महाराजा सिंधिया के विशाल राज्य की सरहद पर इधर से उधर तक फैली हुई थी। इन विशाल सेनाओं के संबंध में 2 बातें ध्यान में रखने योग्य हैं। एक यह कि अफसरों को छोड़कर इन सेनाओं में बहुत थोड़ा भाग विदेशी सिपाहियों का और अधिकांश भाग भारतीय सिपाहियों का था। दूसरा यह कि लगभग यह सारा विशाल सैन्य दल विविध भारतीय नरेशों की नौकरी में था और इन भारतीय नरेशों ही के खजानों से उसका सारा खर्च दिया जाता था। साथियों, पूना और औरंगाबाद के बीच में अहमदनगर में सिंधिया का एक अत्यंत मजबूत किला था। यह किला इतना मजबूत था और इस ढंग से ये बना हुआ था कि मानो वह अनंत समय तक मुहासरा बर्दाश्त कर सकता था। अंग्रेज जानते थे कि अहमदनगर और वहाँ के किले पर कब्जा कर लेने का प्रभाव सिंधिया की दक्षिणी प्रजा पर बहुत ज़बरदस्त पड़ेगा। 6 अगस्त सन 1803 को गवर्नर जनरल ने युद्ध का ऐलान किया था, किंतु उससे पहले ही जनरल वेलेस्ली अपनी सेना सहित अहमदनगर की ओर रवाना हो चुका था। उधर गवर्नर जनरल इससे भी पहले से सिंधिया के उन कर्मचारियों के साथ गुप्त पत्र व्यवहार कर रहा था जो अहमदनगर के किले और नगर की रक्षा के लिए नियुक्त थे। 7 अगस्त सन 1803 को जनरल वेलेस्ली की सेना अहमदनगर के पास पहुंच गई थी। पेशवा की सब्सिडियरी सेना उसके साथ ही थी। उसी दिन वेलेस्ली की ओर से एक ऐलान नगर में प्रकाशित किया गया था, जिसके शुरू में ही यह साफ झूठ लिखा था कि चूंकि दौलत राव सिंधिया और बरार के राजा ने अंग्रेज सरकार और राव पंडित प्रधान अथवा पेशवा और नवाब निज़ाम अली तीनों को युद्ध की धमकी दी है, इत्यादि इत्यादि उस ऐलान में लिखा गया था। इस ऐलान में आगे चलकर वेलेस्ली ने नगर निवासियों और आमिलदारों की ओर अपनी मित्रता दर्शाते हुए कंपनी और पेशवा दोनों के नाम पर उन्हें आज्ञा दी कि आप लोग नगर को पेशवा की सेना के सुपुर्द कर दें। दूसरी ओर से अभी तक महाराजा सिंधिया की कोई सूचना या आज्ञा अहमदनगर के आदमियों के पास नहीं पहुंची थी। प्रजा ने अंग्रेज़ों को अपना शत्रु नहीं वरन मित्र समझा था। 8 अगस्त सन 1803 को वेलेस्ली अहमदनगर पहुंचा था। नगर तुरंत अंग्रेज़ों के हाथों में आ गया था, किंतु अहमदनगर के किले पर इतनी आसानी से अंग्रेज़ों का कब्जा नहीं हो सका था। किलेदार ने कुछ संकोच दिखलाया था। किले पर गोलीबारी करने की आवश्यकता हुई। सर जेम्स कैंपबेल ने अहमदनगर गजेटियर के पेज नंबर 695 में लिखा है कि जब नगर पर कब्जा करने के बाद 9 अगस्त सन 1803 को जनरल वेलेस्ली ने किले का चक्कर लगाया, तब मालूम हुआ कि चारों ओर के पुश्तों ने किले की दीवार को इस तरह से बचा रखा था कि गोलीबारी करने के लिए कोई जगह नजर नहीं आती थी। तब भिंगार के देशमुख रघुराव बाबा को 4000 रुपये रिश्वत दी गई थी, जिस पर उसने पूरब की ओर से हमला करने का एक स्थान अंग्रेज़ों को बता दिया था। साथियों, न जाने कितने रघुराव बाबाओं को इस तरह रिश्वतें दी गई होंगी। 2 दिन तक नाम मात्र की कुछ लड़ाई हुई। अंत में 11 अगस्त को किलेदार ने किला अंग्रेज़ों के लिए खाली कर दिया, वो भी इस शर्त पर कि किलेदार और उसकी सेना को सही सलामत बाहर निकल जाने दिया जाए और उसकी निजी जायदाद उसके कब्जे में रहने दी जाए। जनरल वेलेस्ली लिखता है कि जब अंग्रेज़ किले में घुसे तब किला निहायत अच्छी हालत में था। जाहिर है कि अहमदनगर के किले की दीवारें चांदी या सोने की गोलियों से तोड़ी गई थी, लोहे की गोलियों से नहीं। यानी कि रिश्वतें देकर
उस किले को जीता गया था। साथियों, 13 अगस्त सन 1803 को वेलेस्ली ने उसी तरह का एक दूसरा ऐलान प्रकाशित किया, जिसमें कंपनी और पेशवा की ओर से कप्तान ग्रैहम को अहमदनगर और उसके पास के सब इलाके का प्रबंध करने के लिए नियुक्त किया गया था। वेलेस्ली स्वयं ग्रैहम की सहायता के लिए कुछ दिन अहमदनगर में रहकर 18 अगस्त को अपनी सेना सहित औरंगाबाद की तरफ बढ़ गया था। अहमदनगर के इलाके के ऊपर वेलेस्ली ने कंपनी और पेशवा के नाम पर कब्जा किया था। पेशवा ही मराठा साम्राज्य का प्रधान और सिंधिया राज्य का न्यायोचित अधिराज था। कायदे के अनुसार यह इलाका तुरंत पेशवा के सुपुर्द हो जाना चाहिए था और पेशवा की ही इच्छा के अनुसार उसका प्रबंध होना चाहिए था। पेशवा भीतर से अंग्रेज़ों की इस कार्रवाई से असंतुष्ट किंतु लाचार था, इसलिए अहमदनगर पर कब्जा प्राप्त करते ही वेलेस्ली को एक कठिनाई का सामना करना पड़ा। एक और वह इस इलाके पर अंग्रेज़ों का पूरा अधिकार चाहता था और दूसरी ओर किसी तरह झूठे सच्चे वादों से पेशवा को भी संतुष्ट रखना ज़रूरी था। 13 अगस्त सन 1803 को वेलेस्ली ने पूना के रेजिडेंट कर्नल क्लॉज को लिखा था कि मुझे इस बात की बड़ी चिंता है कि अहमदनगर के बारे में पेशवा के मन में कोई ईर्ष्या पैदा न होने पाए। मैं समझता हूँ कि आप इस बारे में पेशवा बाजीराव से बातचीत करके उसे समझाएं कि यह स्थान हमारे लिए कितना ज़रूरी है। आप पेशवा को यह भी विश्वास दिला दें कि लगान का ठीक ठीक हिसाब रखा जाएगा और पेशवा का हिस्सा पेशवा को दे दिया जाएगा। इसके बाद एक ही दिन के अंदर वेलेस्ली ने दूसरा रुख बदला और 14 अगस्त सन 1803 को कर्नल क्लॉज को लिखा कि कल आपको पत्र लिखने के बाद मुझे यह ख्याल आया कि यह अधिक अच्छा होगा कि हम अहमदनगर का आधा लगान देने का पेशवा को वादा न करें या इसकी आशा अभी उसे न दिलाएं, बल्कि उससे आमतौर पर यह कह दें कि इस इलाके का लगान युद्ध का खर्च पूरा करने के काम में लाया जाएगा और हिसाब पेशवा के पास भेज दिया जाएगा। किंतु एक बड़ा काम यह है कि जिस तरह भी हो सके पेशवा को इस बात के लिए रजामंद कर लिया जाए कि इलाके पर कब्ज़ा हमारा ही रहे, क्योंकि पूना के साथ हमारा संबंध रहने के लिए यह स्थान अत्यंत आवश्यक है और यदि पेशवा इस बात के लिए रजामंद हो सके तो उसे आधा लगान देने या न देने को मैं इतने महत्व की बात नहीं समझता। मेरी प्रार्थना है कि आप इस विषय पर हर पहलू से सोच लें। जब तक आपका जवाब नहीं आएगा मैं आपको इस मामले में खुला पत्र नहीं लिखूंगा। साथियों, वास्तव में वेलेस्ली पेशवा को धोखा दे रहा था। वह निश्चय कर चुका था कि पेशवा को अहमदनगर की मालगुजारी में से एक कौड़ी भी नहीं दी जाएगी, किंतु उसे इस बात का भी डर था कि कहीं पेशवा मौका पाकर पूना से न निकल जाए या अंग्रेज़ों के साथ युद्ध का ऐलान न कर दे और दक्षिण के जागीरदार अंग्रेज़ों के विरुद्ध पेशवा की मदद के लिए खड़े न हो जाएं, क्योंकि इन जागीरदारों को भी अंग्रेज़ अनेक बार धोखा दे चुके थे। इसलिए पेशवा को खुश रखना ज़रूरी था। मैसूर की सरहद पर जनरल स्टुअर्ट के अधीन जो सेना रखी गई थी उसका भी उद्देश्य यही था कि दक्षिण के मराठा जागीरदारों की धाक कायम रखी जाए। साथियों, 17 अगस्त सन 1803 को जनरल वेलेस्ली ने कर्नल क्लॉज को लिखा था कि यदि पेशवा बाजीराव इस गोलमोल वादे से संतुष्ट न हो जाए कि जो इलाका हमने जीता है उसका उपयोग दोनों मित्र सरकारों के फ़ायदे के लिए किया जाएगा तो सबसे अधिक आसानी रहेगी। किंतु मैं इस बात को हद दर्जे महत्व की समझता हूँ कि जहाँ तक हो सके पेशवा के मन को संतुष्ट रखना ज़रूरी है, ताकि अंग्रेज़ों के साथ जो संधि उसने की है उस पर कायम रहने के इरादे में वह बिल्कुल डामाडोल न होने पाए। नहीं तो डर है कि दक्षिण के जागीरदार कंपनी के विरुद्ध युद्ध छेड़ देंगे। साथियों, इस वीडियो से अंग्रेज़ों की चालों का आप बहुत कुछ अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे। साथियों, फ़िलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।